इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास का दूसरा चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन संसाधन भाग 2, जिसमें हमें पढ़ना है मृदा निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं वहां से। चलिए इसमें जानते हैं मृदा निर्माण के क्या क्या कारक हैं और क्या क्या हो सकते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। देखो, मिट्टी का स्वरूप कि उपजाऊ है कि नहीं है और हमारा जलवायु, ये दो कारक है। उसके बाद भी कुछ अन्य कारक हैं, जैसे में जैव पदार्थों की भूमिका। अब जो हम जैव पदार्थ देते हैं, जो खाद बिया, जैसे में गोबर खड़ी जो छींटते हैं, वो भी एक भूमिका है। और मृदा निर्माण का संकट, और जब भूमि बन रहा है उसमें लगने वाला समय अलग अलग स्थानों में ये विभिन्न है, मतलब अलग अलग है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का कैसे निम्नीकरण किया जा सकता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस्तेमाल और बचाया जा सकता है, उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बारे में हम अब जानेंगे। मृदा अपर्दन और छितानता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। जैसे हम देखो, मृदा अपर्दन, उसके बाद से और छिनता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। अब ये कौन कौन से खतरे हैं, इसके बारे में मैं देखो, दोनों शब्द तो हो गया, इसके बारे में आगे डिटेल्स में समझ में आएगा। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब देखो, प्राकृतिक करें या कृत्रिम करें, दोनों तरीके से इसकी मृदा के निम्नीकरण किया जा सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, उसको वनोन्मूलन करो, अतिचारण करो, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अब देखो कौन कौन से कारण हो सकते हैं भूमि खराब होने के। वनोन्मूलन, बिना मतलब का कुछ भी कर लो। अतिचारण, आवश्यकता से ज्यादा कुछ चाहना पाना। रासायनिक उर्वरकों, खाद का इस्तेमाल करना। उसके बाद से कीटनाशकों, जो हम छिड़काव करते हैं, घास खत्म हो जाए, जंगल खत्म हो जाए, कीट खत्म हो जाए, कीड़ा खत्म हो जाए, वैसे। और उसका अत्यधिक उपयोग। अब देखो, भूमि का होता क्या है, हम चाहते हैं कि साल भर में 3 फसलें, 4 फसलें, 2 फसलें होते हैं। अब उस 2 फसलों की जगह पर हम 4 फसलें करने लगे, तो रसायन का इस्तेमाल किए, तो वो भी अत्यधिक उपयोग हो गया। और वर्षा दोहन, वर्षा कम होना, जंगल ही काट दोगे तो वर्षा कहाँ से होगा। भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण के कुछ विविध निम्न प्रकार हैं, जिसके वजह से भूमि का स्खलन और भूमि का कटाव चालू हो गया है। अब देखो, आप यहाँ चित्र 1 और 2 देख सकते हो। यह है वैदिक फार्म, जो हम देख रहे हैं इधर 1 नंबर चित्र में 2.5 में। इधर देखो हो क्या रहा है, पूरा जंगल है। और उसके दूसरे नंबर पर देखो, समुच्चय रेखीय जुताई, और किस तरह जुताई किया गया है। ये सारा खत्म कर दिया गया, जंगल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो ऐसे ही लोगों ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रबल से ढक दी जाती है। इससे मृदा के आधारता रुक जाती है, और जो भूमि का उपजाऊ होता है, आधार होता है, आर्द्रता, वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए देखो यार, बर्थडे तो सब किसी का आता है, जन्मदिन सब किसी का होता है, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि आप लोग जन्मदिन के दिवस पे आप उस दिन केक मत काटो, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाओ। समझो कि 60 साल जिंदगी जीते हो, तो जिंदगी में 60 पेड़ लगाओगे, फिर तुम्हारे भी परिवार होंगे, तो उन सबका पेड़ जोड़ो उसमें, तो तुम अकेले कितना पेड़ लगाते हो। तुम अकेले 60 से ज्यादा पेड़ लगाते हो,
जब कोई भी फंक्शन हो गया तो तुम सबसे पहले उस दिन पेड़ लगाओ। उसके बाद से जो पैसा हम फिजूल में खर्च करते हैं उस पैसे को हम पेड़ लगाने में खर्च करेंगे। बात है कि नहीं? लेकिन आप लोग ट्रेंड के चक्कर में, अब दिखाने के चक्कर में इस तरह बर्बाद हो रहे हो। क्लास 8 में हो, अभी भी बहुत समय है सुधरने का, सुधर जाओ, नहीं तो बाद में कोई नहीं सुधार सकता। मैं समझा रहा हूं, अगर खराब लगे तो लगने दो, खराब लगता है, अच्छी बातें खराब लगती है। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि बर्थडे के दिन, अपने जन्म दिवस के दिन, जन्मदिन के दिन, आप लोग उस दिन एक पेड़ लगाओ। वैदिक फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग क्या होता है? जैसा आपने ऊपर देखा, चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं। देखो किस तरह तीव्र ढलानों पर वैदिक फार्मिंग बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल, जो सपाट सतह फसल होते हैं, उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। उनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा आपर्दन कम होता है, जिसके वजह से पृष्ठीय का प्रवाह और उसके वजह से मृदा का आपर्दन कम हो जाता है, जिसकी वजह से भूस्खलन खत्म हो जाएगा। भूमि की ये क्या बोलते हैं, ढलान खत्म हो जाती है, भूस्खलन खत्म हो जाता है। लेकिन आप सब काट दो तो ये भूमि तो होगा ही ऐसा। आज भी जापान, टोक्यो, बहुत जगह ऐसा है, कश्मीर में भी, वहां पे ऐसे ही फार्मिंग होते हैं। लेकिन समतल एरिया में लोग ज्यादा पैसे कमाने के चलते बहुत कुछ गंवा बैठे हैं। जैसे उसके नीचे वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। जैसे देखिए, उसके बाद से समुच्च रेखीय जुताई, सब चीज को जोत दो, अब उसके बाद से करो। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चित्र 2.6। ठीक है, वो क्या करती है, एक निर्माण कर देती है कि जितने भी ढलाई वाले होने वाले हैं पानी, जितने भी पानी बहेंगे वो एक रास्ते से बह जाए, हर रास्ते से ना बहे, किसी एक रास्ते से बह जाए और बाकी जगह पर हम खेती कर सके। लेकिन होता क्या है, कभी बरसात ज्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो पानी गिरने लगेगा। और ओवरफ्लो का मतलब तो आप जानते ही हैं, आप लोग भी तो ओवरफ्लो हो जाते हो। उसके बाद से है रक्षक मेखलाएं, जिसमें आ जाएगा तटीय प्रदेशों जैसे में रक्षक मेखला, इस पे एक पेड़ लगा दिया जाता है, एकदम पूरे लाइन से पेड़ लगा देंगे कि कुछ इधर से उधर ना होगा। तटीय प्रांतीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसके वजह से मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। जैसे कैसे, एक लाइन में आप पेड़ लगा दो, एक लाइन में पेड़ लगाने की वजह से होगा क्या कि कोई भी हवा जिधर से भी बहे प्रेशर कम कर देगा, अगले पर पड़ेगा तो और कम प्रेशर पर जाएगा। तो ऐसे खेती की जा सकती है। उसके नीचे पढ़ते हैं संसाधन एवं विकास, समुच्च रेखीय रोधिकाएं, जिसमें आ जाएगा समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। जैसे मैं देखो बता दूं, अब इस रेखा को बनाने के लिए इसके लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप कहीं भी नदी के किनारे चल जाओ, जहां पे शहर कनेक्ट होता हो, वहां पे हर नदी के किनारे देखोगे तो पत्थर लगा रहेगा, तो अभी हो जाएगा समुच्च रेखीय रोधिकाएं। और उसके बाद से आ जाएंगे घास लगा दिया जाएगा तो नहीं बहेगा। उसके बाद से मृदा का उपयोग, देखो जो भी लगाना है तो उसमें भूमि तो चाहिए ना, मिट्टी तो चाहिए। मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो क्रियाकलाप देखते हैं,
जिसमें बताया जा रहा है एक डब्बे में कि एक छेद बना दो, उसमें मिट्टी डाल दो और उसमें पानी डालो, तो क्या होगा, पानी के साथ मिट्टी भी नीचे आएगा। लेकिन दूसरे जार में देखो, जब बो वाले में पेड़ लगा दिया गया है और पानी डाला जा रहा है, तो केवल पानी आ रहा है, मिट्टी का कुछ मात्रा ही नीचे गिर रहा है। जैसे में देखो लिखा गया है यहाँ पे, एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे लीजिए, इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और उन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए, माटी से भर दीजिए। अब और ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए, मतलब थोड़ा झुकाकर, कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालिए। उसमें दोनों ट्रे के छींटों से निकलने वाले पंकिल जल को, जो जल निकल रहे हैं ढला से ढलते हुए जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितना मृदा बह सकता है। तो ये है, ऐसा आप करके देख सकते हैं। घर में साड़ी का डब्बा हर किसी के पास होता है कि नहीं? हर किसी के घर में मम्मियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, और नहीं बोलूं तो आपके भी शॉर्ट के कपड़े होते हैं, शॉर्ट के कूट होते हैं। और नहीं होते हैं, किसी दुकान पे जाओ, कहो कि एक कूट चाहिए, 10 रुपया रख लो, 5 को रख लो, मेरे को एक कूट दे दो। तो उस कूट को घर पे लाओ, एक समान मिट्टी डालो, एक में कुछ मत लगाओ और एक में क्या लगाओ, घास लगा दो। जैसे में आप घास का ही थोड़ा थोड़ा काट के लेकर आओ, घास लगा दो उसमें। अब एक में घास जब जम जाएगा, उसके बाद से छेद करना नीचे और पानी डालना। देखो कैसा होता है, कागज गल सकता है, इसलिए पॉलीथीन रख देना नीचे। चाहे उससे बढ़िया उपाय बताता हूँ, उस कागज में एक बड़ा सा पॉलीथीन डालकर उसके बाद से उसमें मिट्टी डालना, तो समझ में आएगा कैसे क्या हुआ। अब यहाँ पे है चट्टान बांध पत्थर रखकर, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। चट्टान, उसके नीचे है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है, मतलब एक लाइन में ही लगाई जाती है। क्या आप जानते हैं, वर्षा 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी था, वर्षा थी इतना, और वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किमी वर्षा से भी अधिक हो गई। बरसात तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी अनाज उतना नहीं उगा। क्यों नहीं फसल हुआ? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। जनसंख्या बढ़ गई थी तो खाने की दिक्कत, खाने के लिए दिक्कत तो ज्यादा खेती ज्यादा पानी लगेगा। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, मतलब भूमि का 3 भाग पानी ही पानी होता है। मतलब 70% जो भी है पानी है और 30% में भूमि है, वह भी 30% रहने योग्य नहीं है, रहने लायक नहीं है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जमीन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। अब जो भी है सब महासागरों में ही बना था, चाहे चालू हुआ, चाहे खत्म हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए है और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। और क्या करते हैं, समुद्र नीचे से इतना नमी देते हैं कि उस नमी के वजह से
बहुत सारे पौधों और प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति को वे नीचे से ऊर्जा देते हैं। नहीं तो आप बताओ ना, पहाड़ से पानी कहाँ से निकलेगा? जिस पहाड़ पे बर्फ है उसका तो मानते हैं, लेकिन जिस पहाड़ पे बर्फ नहीं जमा रहता है उस पर से कैसे पानी आता है? भूमि से ही ना आता है। तो जल का प्रेशर देखो जिसके वजह से पानी आता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पहाड़ पर चले जाओ, वहां के पहाड़ से देखोगे कि झरना गिरता है। तो बिना बर्फ का झरना कैसे गिरेगा? मतलब नीचे से पानी जा रहा है उस पहाड़ में, उस पहाड़ सोख रहा है उस चीज को, तबे ना वो पानी दे रहा है, नहीं तो कैसे दे देगा? मैं उनीगढ़ गया था, तो उनीगढ़ जाने के बाद हुआ क्या कि वहां पे जो पहाड़ी था, उस पहाड़ी से पानी गिर रहा था, और ऊपर से देखे तो ना ही नाला का पानी था और ना ही मंदिर का पानी था। तो पानी आया कहाँ से? तो पानी आया था तो पहाड़ के अंदर से आ रहा था, इधर उधर से नहीं आ रहा था। क्योंकि भूमि के नीचे से प्रेशर ही इतना होता है जिसके वजह से नीचे से पानी, अच्छा पानी, स्वादिष्ट पानी, जो पहाड़ के माध्यम से फिर से आता है धरती पे। जैसे महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, और महासागरों का पानी खड़ा होता है, नमकीन होता है, इसलिए वह मानव के उपयोग के लिए नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? समुद्र में जो जहाज होता है वो कच्चा नहीं अमृत पीता है लोग, वह भी लोग तो समुद्र का ही पानी पीता है। पीने वाले पानी को प्यूरिफाई करते हैं, और नहाने वहाने जितने भी काम करने वाले पानी होते हैं, इंजन के हीट होता है, उससे ही पाइप से उसको निकाल कर पानी को प्यूरिफाई कर दिया जाता है, जिससे साल्ट का मात्रा बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ना की मात्रा, जिसके वजह से खारा पानी भी खारा नहीं लगता। अलवन जल केवल 2.7% है। लवणीय का तो बात हो गया, उसके बाद से अलवन मतलब हमारे पीने योग्य पानी जो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिम नदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जैसे में देखो, 2.7% जो भी पानी है उसमें से 70% पानी हिमालय के पास है। जो बर्फीली चादरें होती है, मतलब जहाँ पे बर्फीली एरिया होता है वहां पर जो बारिश होता है उस बर्फ में है। अंटार्कटिका के बर्फों में है, ग्रीनलैंड के बर्फों में है, और पर्वतीय देशों में पाया जाता है पानी। वो सब अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है, और अपनी स्थिति के कारण मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं सकता, पहुंच से बाहर है वो। लेकिन फिर भी वो पानी किसी ना किसी रास्ते से हर किसी को उपलब्ध हो जाता है। केवल 1% अलवन जल उपलब्ध है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल जो भूमि से निकाला जाता है, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और भूमि के अंदर से पानी जो पाया जाता है वो किस में आता है? मानव के उपयोग के लिए, जो 1% जो 30% भाग से आता है, जो अलवन है, जो हमारे पीने लायक है। पानी जो पीने लायक है, जो भूमि से निकलेगा, नदियों में मिलता है, झीलों में मिलता है, और पृष्ठीय जल जो भी है वहां से हम पा सकते हैं उस चीज को। जैसे में पानी समुद्र से निकलता है, जितने भी तूफान आते हैं समुद्र से उठेंगे और बरसात हो जाएगा। तो बरसात होता है तो वो भी पानी एकदम पीने लायक होता है। लेकिन ऐसे बोलते हैं रेन वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सब फिजिक्स में बोलते हैं, चाहे क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं बताना कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर नहीं है, फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, ये है बायोलॉजी। लेकिन बारिश का पानी भी हम पी सकते हैं। तो उसको पात्र में रखो, मतलब किसी भी थाली में रख लो, कटोरे में रख लो, कटरा में रख लो, उस पानी को पियो,
और टेस्ट बताओ कि कैसा आता है। इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं क्रियाकलाप। इसमें है औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। पानी मतलब पीना 3%, खाना बनाना 4%, नहाना 20%, शौचालय 40%, वस्त्र धोना 40%, बर्तन धोना 40%। ये प्रतिशत नहीं, प्रति लीटर है। लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 लीटर पानी पी सकता है। खाना बनाने में सब 4 लीटर पानी, ऐसे 3 लीटर से ऊपर पानी पीते हैं। कुल मिलाकर एक इंसान 150 लीटर रोज पानी खत्म करता है। कितना? 150 लीटर रोज पानी खत्म करता है। कहां से आता है भाई? इसलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पानी की खपत बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से ही सबसे महंगा होना चाहिए पानी, और लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप समझोगे तभी अपने अगले जनरेशन को पानी दे सकते हो। पृथ्वी पर जल न बनाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता, तो इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती, बराबर रहती। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहां की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब देखो, पहाड़ से पानी गिरा, नदी में आया, भूमि में गया, भूमि से होने के बाद वो पानी कहाँ गया? भूमि से होने के बाद फिर महासागर में जाकर गिर गया। इसके वजह से ये गतिशील चलते रह रहा है, रुक नहीं रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के मध्य से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। और पानी का इस्तेमाल ना ही खाना बनाने या खाने के चक्कर में, कि प्रौद्योगिकी और बिजली बनाने में भी पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण लवणीय जल की आपूर्ति की कमी में मुख्य कारक और बेहतर हो सकता है। जैसे में मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। यह पानी के मुख्यता को खत्म कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी के मुख्यता को खत्म कर रहा है। इसके वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक दिन आएगा कि हम लोग समुद्र के पानी को भी प्यूरिफाई करके पीने लगेंगे। उसके बाद से टेंशन ही खत्म, टेंशन खत्म, कार्य खत्म। ऐसी स्थिति आएगी, बहुत जल्द आएगी, कि हम लोग जमीन के पानी को छोड़कर समुद्र के पानी पिएंगे। देखो, पहले क्या होता था? कुआं होता था। किसी के पास कल था? नहीं था। लेकिन आज देखो क्या हो रहा है, कल हर किसी के पास है, कुआं नहीं है। तो फिर ये भी जमाना बदलेगा, सब कोई पाइप से पानी पिएगा, क्योंकि किसी के पास कल ही नहीं बचेगा। जल उपलब्धता की समस्याएं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जल उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जिसके बारे में हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे, भाग 3 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।